जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक विकास से नहीं होता है, अपितु उसमें निहित समानता एवं समावेशित न्याय से भी किया जाता है। और जब भी हम लिंग के आधार पर समाज में समान अधिकार और अवसरों की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हमें देखने को मिलता है कि उसमें असमानता देखने को मिलती है, जो कि हमारी लैंगिक असमानता कहलाती है। और यह केवल एक सामाजिक अवधारणा ही नहीं होती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे समस्याओं में व्याप्त एक संरचनात्मक समस्या भी होती है। और भारत जैसे विकासशील देशों में, जहाँ महिलाओं की संख्या लगभग आधी है, वहाँ उनका उनका समाज के हर स्तर पर पिछड़ा जाना एक गंभीर समस्या का विषय है। क्योंकि किसी भी देश के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान बराबर होता है। और लैंगिक असमानता न केवल स्त्री अपितु यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी एक अभिशाप है, जो पूरे राष्ट्र के समग्र विकास को भी प्रभावित करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। भारत की जेंडर गैप रैंकिंग एक चेतावनी है, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है कि इनकी लैंगिक असमानता में भारत 2024 में जो है इसका 129वां स्थान है। अगर हम इससे पहले के अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2014 में यह 14वां स्थान था। और आज के जो आंकड़े हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में और एक हमें सोचने पे मजबूर करता है। अब देखिए कि ये जो है विश्व आर्थिक मंच, ये हर साल जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, जो ये बताता है कि किसी देश में महिला और पुरुष के बीच समानता कितनी है। तो ये 4 पैमानों पर इसे मापता है। पहला, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो जैसा कि इसने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 129वीं है। और ये जो रैंकिंग सिर्फ एक संख्या को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है, जो कि हमें आत्मचिंतन एवं सुधार की आवश्यकता है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या इसके कारण है। तो जैसे कि अगर इसमें भी जैसे बताया गया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हम देख सकते हैं। सत्तात्मक सामाजिक संरचना, शैक्षणिक असमानता, आर्थिक, राजनीतिक, आपराधिक मामले, सांस्कृतिक एवं मान्यताएं। तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर की अगर बात करें तो महिला श्रम बल भागीदारी दर बहुत कम है एवं वेतन नेतृत्व की असमानता। तो जैसे कि अगर हम इस पे बात करें तो आज का जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, जिसकी वजह से समाज में जो है पुरुषों की प्रधानता होती है और हमेशा महिलाओं को द्वितीयक प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि अगर बात करें तो लड़कों को वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है और लड़कियों को हमेशा पराया धन ही देखा जाता है। और अगर हम श्रम और बाल भागीदारी की बात करें तो आज भी महिलाओं को उनके जॉब के रिगार्डिंग कहीं दूर नहीं जाने दिया जाता है, जिस वजह से महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है बहुत कम है। आज भी बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे लोग हैं हमारे ही समाज में, जो कि आज भी महिलाओं को जो बाहर जाके काम करने की अनुमति नहीं देती है, जिसकी वजह से भी ये बाल श्रम भागीदारी दर बहुत कम है। अगर हम लैंगिक शिक्षा में लैंगिक समानता की बात करें तो शिक्षा का अधिकार सभी को है और हमारा संविधान भी ये अधिकार हमें देता है। किंतु आज अगर हम फिर भी आज हमें शैक्षणिक असमानताएं देखने को मिलती है। अगर हम प्राथमिकता से उच्च शिक्षा की प्रगति तक पहुँचे तो समाज आज भी हमारे समाज में 80% ऐसे लोग हैं जो अपने लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा 10th+2 तक की अमूमन हमें देखने को मिलता है। अगर किसी घर में एक लड़का और एक लड़की पढ़ने वाले हैं तो बहुत कम ही ऐसा रेशियो में देखने को मिलता है, जिसमें दोनों को अच्छी शिक्षा देने के लिए किसी प्राइवेट या फिर अच्छे स्कूल में भेजा जाता हो। और बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों हो सकता है तो सरकारी स्कूल में भी या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन अमूमन में केसों में हमें ये देखने को मिलता है कि लड़कियों की जो शिक्षा होती है वो +2 तक गवर्नमेंट कॉलेज से ही स्कूल से होती है, और जबकि लड़कों की जो होती है वो प्राइवेट और किसी अच्छे स्कूल वगैरह से की जाती है। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो ये आंकड़ा जब उन्हें अपने शहर से बाहर या फिर हाई एजुकेशन की बात आती है, जिसमें अच्छे कॉलेजों के, तो वहाँ पे लड़कियों के नामांकन में गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आज भी
हमारे समाज में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो उन्हें घर के बाहर हॉस्टल वगैरह या फिर अन्य कारणों से उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। इसके पीछे कई वजह भी हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारण, आपराधिक मामले। अगर हम स्वास्थ्य एवं उच्चतर जीविका की बात करें तो जन्म के साथ लिंगानुपात भी असंतुलित होता है, जो कि सबसे पहला कारण है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें कारण आएंगे। अब राजनीतिक सशक्तिकरण, तो संसद में महिला प्रतिनिधित्व तो बेहतर लेकिन अब भी कम है। संसद में भी महिला प्रतिनिधियों की संख्या कम है। अभी राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार आने आवश्यक है। तो हम एक एक करके इन सारे पे बात करेंगे। अब यह एक रैंकिंग चेतावनी क्यों है? क्योंकि महिलाएं श्रम शक्ति में कम प्रतिनिधित्व, वेतन असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए, महिला श्रम शक्ति के प्रतिनिधित्व में कमी रखती है। अब वेतन असमानता, जहाँ पे किसी काम को लेके पुरुष अगर वही काम को लेके 40 या 50 हज़ार मिलता है, तो वही काम को महिला ये 15 से 20 हज़ार में भी करती हैं। ये बहुत जगह देखने को मिलता है। तो ये वेतन असमानता। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में हम बात कर लिए। और स्वास्थ्य संबंधित असमानता की अगर बात करें तो आज भी ग्रामीण या फिर अन्य क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं होती हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो महिलाओं से जुड़ी होती हैं, और कहीं ना कहीं एक सामाजिक शर्मिंदगी या फिर अन्य कारणों से जो आज की जो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं वो उजागर नहीं कर पाती, जिससे उन्हें बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं, और वो उनका इलाज ना करवाने या फिर लोक लाज जैसी रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से नहीं करवा पाते, जिससे कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी हानि होती है। और जैसा कि अगर हम देख सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में होने वाला एक जो अमूमन हर लड़कियों या फिर महिलाओं को होता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं, तो ये आज भी ये हमारे गांव में या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो होती हैं जो इस पे बात तक नहीं करना चाहती हैं। किंतु और भी सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो होती है बाल विवाह जैसे एक कुपोषण का शिकार हो जाती है, और उनकी शादी बहुत छोटे स्तर पे ही हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो अ, बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आज भी हमें देखने को मिलती हैं। अब सामाजिक भेदभाव, तो हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलती है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा। इसके अलावा लड़कियों और लड़कियों में की जाने वाले भेदभाव। उसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ होने वाले रेप वगैरह, ये सारे भी कहीं न कहीं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। अब इसके अलावा हम देखें तो फिर से कन्या भ्रूण हत्या, और इसके अलावा कहीं न कहीं एक तौर पे अगर देखें तो इसमें लैंगिक असमानता में महिलाओं की भी पूर्ण भागीदारी होती है, क्योंकि जितने भी कानून को बनाए जाते हैं, कभी-कभी महिलाओं के द्वारा भी उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जो है आज ये लैंगिक असमानता वाले क्षेत्रों से हमें गुजरना होता है। अब सुधार के प्रयास एवं चुनौतियों के बारे में देखें तो बहुत सारे सुधार के प्रयास भी किए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया गया था। वैसे ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल्स, ये महिलाओं को आरक्षण दिया गया था संसद में, इसके है। और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी जो है कन्याओं के लिए है, जिसमें अगर कोई शिशु है तो उसके लिए 50,000 तक के लोन, और किशोर के लिए 50,000 से अधिक 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के लोन की बात की गई है। तो ये सारी कुछ स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। उसके अलावा अगर इसके प्रभाव देखें तो पितृसत्तात्मक और डिफरेंस बिटवीन रूरल एवं अर्बन एरिया, आज भी हमें जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए क्या सुझाव हम कर सकते हैं? तो शिक्षा में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना, कार्यस्थलों में सुरक्षित एवं सम्मान बढ़ाना, महिलाओं के लिए लीडरशिप का अवसर बढ़ाना, और बाल विवाह प्रथा जैसी कठोरता को बदलना, एवं समाज में मानसिकता को भी बदलाव। जिससे अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जो रैंकिंग है महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। महिलाओं को अगर बराबर का हक नहीं मिला तो समग्र विकास संभव नहीं है। नीति और समाज दोनों मिलकर काम दो नीति और समाज दोनों को ही मिलकर काम करना होगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण, नारी का सम्मान ही राष्ट्र का निर्माण है। थैंक यू। इसी के साथ ये सेशन हमारा समाप्त होता है।